तो बहुत ध्यान से मैं सेक्टर्स एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सेक्टर्स में बेस्ट टाइम कब है इन्वेस्ट करने का? जब पीई भी लो है, जब पीई भी लो है और ईजीआर भी लो है और फेज भी उसका आने वाला है, मतलब उसकी साइकिल आने वाली है। पीई भी लो है, ईजीआर भी लो है, साइकिल आने वाली है, फेज यस है, तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। पीई मान लो गलती से हाई हो गया, लोगों को लग रहा है कि हाँ इसकी अर्निंग बढ़ने वाली है, पीई ऑलरेडी हाई हो चुका है लेकिन अर्निंग नहीं बढ़ी और उसका टाइम आने वाला है, तो भी हम इन्वेस्ट कर देंगे। पीई लो है लेकिन अर्निंग बढ़ चुकी है, तो हमें पता है इफ द अर्निंग्स डू वेल इन द लॉन्ग रन द प्राइस विल इवेंचुअली फॉलो। तो अर्निंग्स अगर हाई है और प्राइस पीई इतना नहीं बढ़ा तो भी, और फेज भी आने वाला, तो भी हम इन्वेस्ट कर देंगे। मान लो पीई भी हाई है और अर्निंग ग्रोथ रेट भी हाई है और फेज चाहे हो ना हो तो हम इन्वेस्ट नहीं करने वाले। मान लो अगर आपने रियलिटी सेक्टर में, मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में 2007-8 में जब पीई भी बहुत हाई थी और ईजीआर भी बहुत हाई थी, अर्निंग ग्रोथ रेट भी हाई था, तो अगर आपने इन्वेस्ट किया तो अब आज भी नुकसान में होता। तो मैंने उसकी लेख पर निकाल रखा है, आप जैसे यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं निफ्टी रियलिटी में। तो मैं यहाँ पे गया, फैक्ट शीट खोली मैंने, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपने 2007-8 में इन्वेस्ट किया होता तो 12 साल हो गए हैं और आप फिर भी नुकसान में होते, मैक्सिमम पैसा आपका जा चुका होता और ये कब रिकवर करेगा कुछ कहना बहुत मुश्किल है। तो रियलिटी में और सेक्टर्स में, रियलिटी की बात नहीं कर रहा, सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि पीई कैसी है, ईजीआर कैसी है। बिल्कुल भी डाइंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है और बहुत ध्यान से इन्वेस्टिंग करनी है। रूल नंबर 1 हम ब्रेक इसमें इसलिए नहीं कर रहे, नुकसान नहीं हो सकता इसमें। हम रूल नंबर 1 इसलिए ब्रेक नहीं कर रहे क्योंकि हम तो खरीदेंगे जब सस्ता है और बेचेंगे जब महंगा है। रियलिटी में इसलिए जनरली अवॉइड करता हूँ क्योंकि रियलिटी सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में इंडिया में बहुत ज्यादा ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो कभी कभी ये जो कंपनीज होती हैं, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो ब्लैक मनी से पैसा आता है, जनरली इसको अपनी इनकम में शो नहीं करती, अर्निंग में शो नहीं करती और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। इसलिए रियल एस्टेट तो मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में रियल एस्टेट बिल्कुल अवॉइड करता हूँ मैं, पर हो सकता है आगे वाले टाइम में ये भी अच्छा कर सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ क्योंकि ब्लैक मनी वगैरह मुझे थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे का इसमें प्रॉब्लम लगती है कि लोग ब्लैक में पैसा दे देते हैं, फिर डीएलएफ वगैरह उतना पैसा दिखाता नहीं है, इसलिए मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो मिड कैप में अगर ईजीआर भी लो है और मिड कैप की पीई शुड बी लेस देन निफ्टी 50 की पीई, मतलब मिड कैप की पीई अगर निफ्टी 50 की पीई से कम है या फिर मिड कैप की पीई बैंक की पीई के इक्वल है और ईजीआर भी कम है, तो बेस्ट टाइम है मिड कैप में इन्वेस्ट करने का। फिर ईजीआर, और अगर स्मॉल कैप की पीई निफ्टी 50 की पीई से कम है, मतलब स्मॉल कैप की पीई निफ्टी 50 की पीई से कम है या फिर स्मॉल कैप की पीई बैंक की पीई के इक्वल आ गई और ईजीआर भी क्या है, अर्निंग ग्रोथ रेट भी क्या है, कम है, तो ही हम इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। मान लो अगर स्मॉल कैप की पीई निफ्टी 50 की पीई के इक्वल भी आ जाए तो भी हम इन्वेस्ट कर देंगे क्योंकि स्मॉल कैप क्या है, कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज है और जो निफ्टी 50 है कंपैरेटिवली बड़ी कंपनीज, तो ज्यादा तेजी से कौन सी ग्रो करेंगी, छोटी ग्रो करेंगी। दोनों का सेम सेंटिमेंट है, स्मॉल कैप का भी और निफ्टी 50 का भी, लेकिन तेजी से कौन ग्रो करेगा, स्मॉल कैप, तो हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर देंगे। फिर इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको ये देखना है कि जो बड़ी कंपनीज है अभी इस टाइम पे, क्योंकि क्राइसिस का टाइम है, तो जो बड़ी कंपनीज है वो छोटी कंपनीज का बिजनेस ले लेंगी। तो अभी निफ्टी मिड कैप जो है, निफ्टी मिड कैप 150, उसकी जो पीई है निफ्टी की पीई से भी कम चल रही है, ऑलमोस्ट इक्वल चल रही है और ईजीआर भी लो है, लेकिन हम फिर भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि बड़ी कंपनीज जो है छोटी कंपनीज का जो बिजनेस है वो ले लेंगे, क्योंकि बड़ी कंपनीज के पास बहुत पैसा है, बड़ी कंपनीज के पास बहुत कैश है और उनके पास ये पावर है कि वो छोटी कंपनीज का बिजनेस ले सकती हैं। तो ये सारी थिंकिंग, ये सारी रीडिंग आपको करनी है। तो इसलिए अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आज से जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से आपको मिनिमम 30 मिनट्स डेली रीडिंग करनी है फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के बारे में। चाहे कोई न्यूज़पेपर ले लो, चाहे कोई मैगजीन वगैरह ले लो, न्यूज़पेपर बेटर रहता है, कोई भी न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह है, बिजनेस टाइम्स का कोई न्यूज़पेपर ले सकते हो आप। ऐसा कोई न्यूज़पेपर लेना है, आपने रोज कम से कम 30 मिनट्स पढ़ना, तभी आपको जो मैंने बात बताई कि बिग कंपनीज विल टेक द बिजनेस ऑफ स्मॉल कंपनीज, ये सोचने के लिए आपको मतलब थोड़ी बहुत अपने रीडिंग कर रखी हो, आपको पता हो कि छोटी कंपनीज में लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है, उनको पैसा थोड़ा कम है, तो ये सारी बातें आपको तब समझ आएंगी जब थोड़ी सी रीडिंग करनी शुरू करोगे। तो आज से आपने रोज 30 मिनट्स रीडिंग करनी है। फिर हमने बात करी थी कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, तो इन दोनों में तो सारे इन्वेस्ट कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर मैंने आपको बताया तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 तो बहुत ही ईजी है, डाइवर्सिफाइड है, इसमें तो सब इन्वेस्ट कर रहे होंगे। अब कोई कोई कहता है कि मैं यार इन्हीं वाले में इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये जो बैंक बीज है इसका मेरे पास ईटीएफ है, इंफ्रा बीज का भी ईटीएफ है, प्राइवेट बैंक्स, मतलब बैंक बीज के अंदर प्राइवेट भी आएंगे और पीएसयू भी आएंगे मार्केट कैप के हिसाब से। जो अच्छा करता रहेगा उसमें पैसे ज्यादा डलते रहेंगे, जो बेकार करता रहेगा उसमें पैसे कम डलते रहेंगे। इंफ्रा बीज में इंफ्रा वाली कंपनी आ गई, प्राइवेट बैंक में इसका भी एक ईटीएफ है, इसमें क्या होंगे, सिर्फ प्राइवेट बैंक होंगे। पीएसयू बैंक होंगे, इसका भी एक ईटीएफ है, इसमें क्या होंगे, सिर्फ पीएसयू, मतलब सिर्फ सरकारी, सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स होंगे। लेकिन इनमें मैं जनरली प्रेफर नहीं करता क्योंकि इनमें प्रॉब्लम क्या होती है, किसी को भी लोन पकड़ा देते हैं। जैसे कोई पॉलिटिशियन वगैरह कुछ बोलेगा, किसी को भी लोन पकड़ा देंगे, फिर लोन लेके भाग जाएंगे। जैसे नीरव मोदी का आपने केस देखा, विजय माल्या केस है, किसी को भी लोन पकड़ा देते हैं। इसलिए मेरे को पीएसयू बैंक बिल्कुल नहीं पसंद। बैंक भी मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, इसके अंदर प्राइवेट पीएसयू दोनों आ जाते हैं। प्राइवेट वाले भी, मतलब प्राइवेट वाले भी कर सकते हो आप, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एसबीआई भी आ जाता है, इसमें एसबीआई नहीं आता, लेकिन उसमें इतना कोई पॉइंट नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन मैं जनरली बैंक भी जाना प्रेफर करता हूँ।
पर मैं तो जनरली इंडिविजुअल बैंक्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन अभी आपके लिए क्योंकि अगर आपको लग रहा है बैंकिंग सेक्टर सस्ता है, बैंकिंग अच्छा करेगा, तो बैंक 20 में आप जा सकते हो। फिर कंजम्पशन का एक ETF है। कंजम्पशन का मतलब क्या होगा, जो चीजें आप और मेरे जैसे लोग यूज करते हैं, जैसे हम ITC के आशीर्वाद आटा यूज करते हैं, हम मारुति की गाड़ियां चलाते हैं, भारतीय एयरटेल का फोन यूज करते हैं, तो ये जो कंजम्पशन वाली चीजें, इसका एक ETF है, उसे हम कहते हैं कंजम्पशन ETF, निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन ETF, वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन उसकी भी PE आई है, तो अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। डिसीजन तो अभी कोई नहीं लेना, बस आपको बता रहा हूँ कि PE इसकी हाई है, लेकिन इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि या तो ETF है, इंडेक्स फंड अवेलेबल है, और मिड कैप 150 ये भी ETF अवेलेबल है। तो कोई कोई लोग कहते हैं कि यार बस हम तो यही दोनों करना प्रेफर करते हैं, हमें तो इन्हीं में मजा आता है, हम किसी और में नहीं जाते। कोई कोई कहते हैं कि क्योंकि ETF और इंडेक्स फंड अवेलेबल है, तो हम बैंक बीज में, इंफ्रा बीज में और कंजम्पशन वगैरह इन मिड कैप में, इन सब में भी जाना प्रेफर कर सकते हैं। और कोई कोई कहते हैं, जो बिल्कुल शेयर होते हैं, वो कहते हैं कि यार हम तो IT सेक्टर में भी इन्वेस्ट करेंगे, मतलब TCS टाइप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने वाले हैं हम लोग, तो इन्फोसिस टाइप। कोई कोई कहता है हम एनर्जी में भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऑयल वगैरह, इंडियन ऑयल जैसी, रिलायंस कंपनी में। इनमें मतलब क्या करेंगे, देख लेंगे, इनकी फैक्ट शीट डाउनलोड करेंगे और देख लेंगे। जैसे 100 रुपए अगर IT में डालना, तो 27 रुपए TCS में, 26 रुपए इन्फोसिस में, और उसको हर 6 महीने में, हर 3 महीने में क्या करते रहेंगे, रीबैलेंस करते रहेंगे। एनर्जी में भी ऐसे ही करेंगे। फिर कोई कोई कहता है हम रियलिटी में भी ऐसे ही करने वाले हैं, मतलब मैं रियलिटी बिल्कुल इग्नोर करता हूँ, पर आप चाहो तो, मतलब अगर आपको सही लगता है तो आप कर सकते हो, मैं बिल्कुल इग्नोर करता हूँ। FMCG भी लोग कहते हैं हम ये करने वाले, क्योंकि FMCG का कोई ETF है, इंडेक्स फंड नहीं है, तो खुद ही तुम्हें रीबैलेंस करना है। फिर ऑटो में भी तुम कह रहे हो कि हम करेंगे, मेटल में भी कुछ लोग कहते हैं हम कर लेंगे, फार्मा में भी कुछ लोग कहते हैं हम कर लेंगे, मीडिया में भी तुम कहते हो कर लोगे। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब जिसमें बैंक और NBFC दोनों है। अब जैसे बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो बजाज फिनसर्व जो कंपनी है, इसका कोई बैंक तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोन देती है। तो ऐसी कंपनी जो कि लोन देती है, लेकिन उनका खुद का कोई बैंक नहीं है, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट करके एक है, ये भी एक NBFC है, और DHFL थी, ये भी एक NBFC, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ये भी एक NBFC है। तो ये सारी NBFC होती है। और बैंक तुमको पता ही है, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कौन सा होता है, ये भी मतलब कंजम्पशन जैसा ही है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जनरली वो वाली कंपनी आती है, जैसे बाटा टाइप कंपनीज हो गई, लिबर्टी टाइप कंपनीज, रिलैक्सो टाइप कंपनीज, जो चीजें आप खरीद लेते हो और थोड़े टाइम तक उनको यूज करते हो। कपड़ों की कोई, शूज की, चप्पलों की कंपनी, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आती है। इन सबका कोई ETF नहीं है, इनमें आपको खुद रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी फैक्ट शीट के साथ। तो कोई कहता है इसमें भी कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे। फिर होती है स्मॉल कैप 50 भी आएगा, जब आप स्मॉल कैप की PE निकालोगे तो 50 भी आएगा, 100 भी आएगा और 250 भी आएगा। लेकिन इसको मैं जनरली अभी कहता हूँ आप अवॉइड करो, क्योंकि मान लो इसमें आप टॉप 10 कंपनीज में कर लोगे, इसमें कर लोगे, इसमें कर लोगे, इन सब में कर लोगे, लेकिन इसके अंदर 50 कंपनीज तो मिनिमम लोगे। आप स्मॉल कैप जब जाते हो, तो स्मॉल कैप में थोड़ा तो हायर रखोगे, 50 भी आता है, 250 भी आता है, 100 भी आता है, तो 100 कंपनीज रीबैलेंस तो आप नहीं करने वाले, 250 कंपनीज भी रीबैलेंस नहीं करोगे, 250 कंपनीज भी रीबैलेंस नहीं करोगे। तो ये मैं कहता हूँ जनरली अवॉइड करो, तब तक जब तक कोई ETF है, इंडेक्स फंड नहीं आता। ETF इंडेक्स फंड आएगा तो उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा ETF इंडेक्स फंड जब आ गया, देखना पड़ेगा PE कितनी चल रही है, EGR कितनी चल रही है, सही टाइम है या नहीं इन्वेस्ट करने का। और मिड कैप के अंदर भी, जैसे ये जो है, ये मिड कैप 150 है, ध्यान से, ये मिड कैप क्या है, 150। ऐसे मिड कैप 50 भी आता है, मिड कैप 100 भी आता है, और भी कुछ आते हैं, लेकिन हम उनमें नहीं जाने वाले। हम किस में जाएंगे, मिड कैप में 150 में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑलरेडी ETF है। तो ये सारी बातें हमको समझ आ चुकी हैं। तो कोई लोग कहते हैं यार भाई हम तो सिर्फ निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 में खुश हैं, हमें कहीं जाने की और जरूरत नहीं है। कोई कहता है नहीं मैं तो इस वाले में भी आ जाऊंगा, जिसके अंदर मेरे को ऑलरेडी बैंक बीज मिला हुआ है, तो मेरे को खुद रीशफल करने की, रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कोई मेरे लिए करने वाला है। तो उसमें वो बैंक बीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है, इंफ्रा बीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है, और तीसरा क्या था, मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, और चाहे तो कंजम्पशन में भी इन्वेस्ट कर सकता है। इन दोनों को आप जनरली मत करना, PSU तो बिल्कुल ही नहीं करना। प्राइवेट बैंक की जगह बैंक बीज में कर लेना, जिसमें प्राइवेट और PSU दोनों है। तो इन दोनों को नहीं करना, इस वाले को कर लेना, और 1-2 और तीसरा मिड कैप 150, मतलब मिड कैप कंपनीज है 150 कंपनीज, मिड कैप की 150 कंपनीज, इसमें सारे सेक्टर्स होंगे, और ये है कंजम्पशन। तो इसमें भी आपने देखना है मिड कैप में कैसे देखना है कि निफ्टी की PE के इक्वल है या नहीं है, और ये देखना है कि EGR कम है, EGR ज्यादा है। स्मॉल कैप में भी देखना है कि PE क्या चल रही है और EGR क्या चल रहा है, इसे बहुत ध्यान से देखना है और तभी इन्वेस्ट करना है। लेकिन स्मॉल कैप में कोई ETF इंडेक्स नहीं है, तो उसमें भी नहीं करेंगे। और रोज 30 मिनट्स डेली रीडिंग करनी है, सोचना है खुद। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मतलब, स्मॉल कैप और मिड कैप के ETF में जाने का इसलिए फायदा नहीं है, स्मॉल कैप का जो है ही नहीं ETF, मिड कैप के ETF में इस टाइम पे जाने का इसलिए फायदा नहीं है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनीज का पोजीशन ले लेंगी, क्योंकि छोटी कंपनीज में कैश क्रंच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। और फिर हमने ये सारी बातें करी, फिर हमने बातें करी कि आप इन सब IT, एनर्जी, रियलिटी, मतलब IT आप समझ गए, इन्फोसिस, TCS, एनर्जी आप समझ गए, रियलिटी मतलब रियल एस्टेट, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, मैगी टाइप चीजें, और चाय टाइप चीजें, और बिस्किट टाइप चीजें FMCG में। ऑटो हो गई, गाड़ियाँ, स्कूटी, बाइक्स वगैरह हो गई। मेटल्स आप समझ गए, जैसे टाटा स्टील वगैरह वाली कंपनीज हो गई, जिसमें आयरन वगैरह की, स्टील वगैरह की बात होती है। फार्मा समझ गए, सन फार्मा हो गया, या सिप्ला हो गई, या हॉस्पिटल से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड कंपनीज। मीडिया आप समझ गए, न्यूज़पेपर टाइप। फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक आ गई, और NBFC बताया कि जो ऐसी कंपनी जो लोन देती है जिनकी, लेकिन जिनके पास बैंक नहीं होते, जैसे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका ये इसका बैंक नहीं है, लेकिन ये लोन देती है, NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये।
और HDFC बैंक इसका बैंक है, तो ये बैंकिंग कंपनी है, तो फाइनेंशियल सर्विस में दोनों आती हैं। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आपको बताया जैसे शूज़ हो गए, ये सब चीज़ें हो गई जो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं, आप यूज़ करते हैं उनको। फिर स्मॉल कैप वाली भी हो गई, जैसे स्मॉल कैपिटल इसमें 50 भी है, 250 भी है, 100 भी है, लेकिन ये भी नहीं कर सकता क्योंकि कोई ETF नहीं है। फिर मिड कैप में हमने बात करी 50, मिड कैप 50, मिड कैप 100 और अदर्स, तो इनमें हम नहीं जाएंगे, किसमें जाएंगे, मिड कैप 150, क्योंकि इसका ETF ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर मैंने आपको बताया किसी भी सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या देखना है कि भाई उस सेक्टर का फेज आने वाला है नहीं आने वाला। फेज 1, फेज 2, फेज 3 की बात याद करो मैंने करी थी कि फेज 1 में जनरली बैंकिंग चलेगा, ऑटो चलेगा, रियल एस्टेट चलेगा। फेज 2 के अंदर इंफ्रा चलेगा, कंज्यूमर गुड्स चलेगा, जो कंज्यूमर गुड्स मतलब औरों को जो बढ़ने में हेल्प करते हैं, और इंफ्रा मतलब होगा L&T ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रा का तो हमारे पास इंफ्रा ETF है ही, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर थर्ड वाले में मैंने कहा था कमोडिटीज चलने वाली है, जैसे ऑयल, मेटल और ये सारी चीजें। और फेज 4 में डिफेंसिव यानी कि फार्मा और FMCG चलने वाले, ये हमने बातें करी थी फेज 1, फेज 2। तो हम देखेंगे फेज है या नहीं है, फेज यस, फेज यस, फेज यस। जनरली तभी करते हैं जब फेज हो, उसके बाद मतलब फेज अगर हो तो, या फिर क्या हो कि बहुत सस्ती मिल रही हो, PE भी कम है, EGR भी कम है, डाइंग सेक्टर भी नहीं। डाइंग सेक्टर मैंने याद करो, मैंने बहुत ध्यान से कहा था कि अवॉइड डाइंग सेक्टर्स, तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि कौन कौन से डाइंग सेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मेरे को थोड़ा मीडिया थोड़ा डाइंग लगता है, पर मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि अवॉइड डाइंग सेक्टर्स हमने जनरली अवॉइड करने हैं। तो PE EGR कम है, फेज यस है, तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। PE थोड़ा सा ज्यादा है, EGR कम है, लेकिन फेज है तो कर लेंगे। PE कम है, EGR ज्यादा है और फेज यस है तो कर लेंगे। यहाँ पे क्या था, PE ज्यादा था, EGR कम था, फेज यस है तो कर लेंगे। लेकिन दोनों चीजें हाई है तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले बताया था, रियलिटी में अगर आपने किया होता 2007-8 में, तो आज भी नुकसान में होता है 12 साल बाद। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत इंटेलिजेंस के साथ इसको देखना है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको डेफिनेटली करना चाहिए। जो सिर्फ निफ्टी नेक्स्ट 50 में करना चाहते हैं, निफ्टी 50 में, वो भी बहुत अच्छे। जो कहते हैं कि हम ETF इंडेक्स फंड में करेंगे तो भी बहुत सही है। कोई कहता है कि मैं रीबैलेंस भी करना प्रेफर करता हूं, तो आप रीबैलेंस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग से इसे आपने काम करना है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, जो भी मैंने ये आपको सेक्टर रोटेशन वाली बात बताई है, सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट करना है बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। मैंने एक एक बात 2-2, 3-3, 4-4 बार बोली है और आपको ये सारी बातें डेफिनेटली समझ आ जाएंगी। तो एक बार ये कर लो, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे कोर्स का।